और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि ग्रेटर नोएडा से है। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का शुभारंभ है आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी करेंगे इसका शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो है। कार्यक्रम के सुरक्षा को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा को लेकर 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा की तैयारियां भी पुख्ता की गई हैं। और आज ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का शुभारंभ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो होना है। कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है और इसी को लेकर 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। उपराष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। इसको लेकर पूरी सुरक्षा यहां पर की गई है। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का शुभारंभ आज होगा। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता गौरव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, और क्या कुछ पूरी जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर और किस तरीके से टाइम शेड्यूल भी यहां पर तय किया गया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में। और उसके कुछ ही देर बाद उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं, उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा। सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा की चाक चौबंद यहाँ पे रखी गई है। खुद कमिश्नर जो है लक्ष्मी चौहान, उन्होंने कमान संभाली हुई है, खुद वो मौके पर इस समय मौजूद हैं। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी और उसके बाद जगदीप धनखड़ इस प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, ये यूपी के लिए सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी थी उसके बाद इन्होंने ऐलान किया था कि एक ऐसा भी ट्रेड फेयर होना चाहिए जहां पर उत्तर प्रदेश के जितने भी जो कारीगर हैं, जो भी हस्तशिल्प है, उन लोगों का अपनी प्रदर्शनी लगानी चाहिए। तो उसी को लेकर देखिए, योगी आदित्यनाथ के द्वारा पिछले साल भी ये प्रोग्राम कराया गया था, इस साल भी कराया गया है। तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इससे जो भी हस्तशिल्प के कलाकार हैं, चाहे वो उभरते कलाकार हों, चाहे स्मॉल इंडस्ट्रीज हों, उन लोगों को मौका मिलता है। यहाँ पर बायर्स आते हैं बाहर से, विदेशों से। और मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ यहाँ पर इसके बाद योगी आदित्यनाथ यमुना प्राधिकरण के जो स्टॉल है उसका उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, उसका इंस्टॉलेशन उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे के बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बड़ी खबर मुरादाबाद से भी आ रही है। आपको बता दें कि AIMIM नेता के बेटे को पीटने का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर AIMIM के नेता के बेटे को पीटने का मामला सामने आया है। कुंदरकी ब्लॉक अध्यक्ष रियासत खान के बेटे को पीटा गया है। सड़क पर दौड़ा कर दबंगों ने युवक को पीटा। CCTV में पूरी घटना भी कैद हो गई। कुंदरकी नगर के मुख्य बाजार में ये पूरी घटना हुई, जहां पर AIMIM के जो नेता है उनके बेटे को दौड़ा कर पीटा गया। कुंदरकी ब्लॉक अध्यक्ष रियासत खान के ये बेटे हैं जिनको पीटा गया है। सड़क पर दौड़ा कर पीटा दबंगों ने और CCTV में ये पूरी वारदात भी कैद हो गई। CCTV फुटेज भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे AIMIM के नेता के बेटे को यहाँ पर दौड़ा कर पीटा गया। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता शहनवाज इलियास हमारे साथ फोन लाइन पर है। शहनवाज, ये पूरी घटना के पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आई है और अभी पुलिस की ओर से इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी हालांकि इसके जो पीछे की वजह है वो कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जैसे ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, कहीं ना कहीं पूरी तरह से मामला प्रकाश में आया। और ये जो लोग हैं, ये इसे दौड़ा कर पीट रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं आप। और ये वीडियो काफी जो है जो सोशल मीडिया के ग्रुप है उसमें वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस युवक को पीटा गया है वो AIMIM के ब्लॉक अध्यक्ष है और कुंदरकी विधानसभा में वो ब्लॉक अध्यक्ष है। और ये पूरी घटना भी कुंदरकी नगर की बताई जा रही है। जी ठीक है शहनवाज, आप नजर बनाए रखें, इस पर आपसे अपडेट भी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्रियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लोगों के स्वावलंबन के लिए काम किया, साथ ही राष्ट्र के समग्र विकास के लिए भी उन्होंने जो काम किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की एक दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो। आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए। यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय बन जाते हैं। इसी का परिणाम है 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। इसी का परिणाम है 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाते हैं। इसी का परिणाम है 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है। यह जो दृष्टि है, यह समाज को समग्र रूप से विकास के पथ पर अग्रसर करने, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र के समग्र विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन को जमीनी धरातल पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उतार करके एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक और जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है, पंडित जी की इस पावन जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता महाअभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा महानगर लखनऊ की टीम को, जिन्होंने लखनऊ के हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आप सब इस बात को जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चुनाव जिले में नहीं, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर नहीं लड़ा जाता है। वास्तव में चुनाव का कुरुक्षेत्र होता है, वह बूथ होता है। बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ अगर आपका मजबूत है तो चुनाव आपके पक्ष में है। और आज उस बुनियादी बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। इस सदस्यता महाअभियान का क्रम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, न केवल लखनऊ में बल्कि प्रदेश के सभी शासकीय 75 जनपदों में और संगठन के 98 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की होनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक उस व्यक्ति को जो भी भारतीय जनता पार्टी के इस मूल चिंतन, मूल्यों और आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के सदस्यता महाअभियान के अवसर पर लखनऊ की पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने आज यहां सदस्यता प्राप्त की है, उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगर हम में से हर व्यक्ति तय करे कि हमें अपने टारगेट के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, तो वह निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए, देश के लिए, प्रत्येक बूथ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।
आज के इस अवसर पर इस स्वच्छता महाअभियान के लिए प्रदेश के सभी कोटि कार्यकर्ताओं को, संगठन को और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उधर अमरोहा में सभासदों के साथ पहुंचे नगरपालिका मंडी धनौरा चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल ने डीएम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शिकायत करते हुए बताया कि धनराशि आने के 3 महीने बाद भी एसडीएम ने काम रोक दिया। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने मौखिक आदेश कर काम रुकवाया है। हाँ, आज आने का कारण ये रहा कि धनौरा में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत मोहल्ला महादेव घाटा संख्या 78 व घाटा संख्या 31 में तालाब का सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है, जिसे एसडीएम धनौरा द्वारा मौखिक 3 महीने पहले रुकवा दिया गया था। उनका सम्मान करते हुए वो कार्य रुकवा दिया गया था, लेकिन उसका ना ही कारण पता लग रहा है और ना ही तालाब का पूरा क्षेत्रफल अब पूरा कराया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आज माननीय डीएम महोदय से मिले, सभी सभासदगण मेरे साथ मौजूद हैं नगरपालिका के। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है कि तालाब का जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, वो तालाब का कार्य पूरा होना चाहिए। सरकारी योजना है, विकास कार्य में जो अवरोध पैदा करे जा रहे हैं, ये अवरोध पैदा नहीं होने चाहिए। सरकार की योजना है, इसका पूरा योजना का लाभ। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र के भटभड़वापुर गांव में भेड़िए के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। रात के समय भेड़िए ने हमला कर बच्ची समेत 4 लोगों को घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने घेराबंदी करते हुए भेड़िए को मारकर लोगों की जान बचाई। इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। किस तरीके से यहाँ पर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है? जो लोग घायल हुए हैं उनकी किस तरीके की स्थिति है और यहाँ पर वन विभाग का क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें कि रात में डुमरिया जनपद के डुमरिया क्षेत्र के बरनी चापा के पास भटभड़वापुर गांव में निकला रात को भेड़िए जैसा जंगली जानवर ने आतंक मचाने से लगभग 4 लोगों के ऊपर हमला किया। जो घायल हुए घायलों को वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरनी चापा में उनको इलाज के लिए भेजा गया। वहीं जिस तरीके से भेड़िए जैसा जंगली जानवर होने से गांव के आसपास भी गांव में दहशत का माहौल है, वहीं वन विभाग मौके पर पहुंचा और वन विभाग ने ग्रामीणों से वार्ता करते हुए ये कहा कि आप लोग सचेत रहें, बाहर न सोएं, खेतों में एक साथ रहें, कि अकेले न जाए खेतों में, रात को अक्सर घर के अंदर रहें, बच्चों का अपना ख्याल रखें। अगर कोई इस प्रकार का जानवर दिखता है तो सबसे पहले वन विभाग को सूचित दें, जिससे कि आप लोग उससे बचें और लगातार सतर्क रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर तमाम जानकारी के लिए आपका। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हाईवे पर 2 ट्रकों के आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आदित्य, इस घटना के पीछे की पूरी वजह क्या है और जिस तरह के जो घायल हुए हैं उनका इस वक्त किस तरीके से इलाज जारी है? बिल्कुल रवि, बताना चाहूंगा, ये रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग का जो है हादसा है और 2 ट्रक आमने सामने जोरदार टक्कर होती है। टक्कर इतनी भीषण रहती है कि दोनों ट्रक आमने सामने जब होते हैं तो दोनों की बॉडियां बिल्कुल चिपक जाती हैं और उसमें जो है ड्राइवर और क्लीनर वो फंस जाते हैं। और फंसने के बाद में कड़ी मशक्कत के बाद अगर कहा जाए तो पुलिस ने जिस तरीके से निकाला है और निकालने के बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है, तीसरा व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है। मृतक में अगर बात की जाए तो राधेश्याम पुत्र रामशरण निवासी मिशनपुर खुर्द जिला गोरखपुर, वहीं राजू जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है रायबरेली, इनकी मौत हो जाती है। जबकि हरकेश पुत्र सत्यनारायण उम्र लगभग 45 वर्ष
रहने वाला है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। घायलों को पुलिस जिला अस्पताल लेकर जाती है, जहां उनका इलाज चल रहा है और गंभीर रूप से घायल है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी देर में उसको जो है लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर भी किया जा सकता है। लेकिन रवि, तेज अनियंत्रित कहीं ना कहीं जो है वजह रही है और सुबह का वक्त रहा है, तो दो वजह हो सकती हैं, या तो नींद की झपकी और खाली सड़क पर तेज रफ्तार से ये हादसा होने का अंदेशा है। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है और वहां पर आसपास लोगों को जोरदार आवाज सुनाई दी है, तो आवाज के बाद में वहां ग्रामीण भी पहुंचे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस के साथ साथ लोगों ने जो है लगभग घंटों मशक्कत के बाद बॉडी से जो है ट्रक की जो चेंचिस है उसमें से निकाला है शवों को, और शव को निकालने के बाद पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अंतिम जो उनके परिजनों को उनको सूचना दी गई है। जी रवि। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। उधर रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र से रंगदारों का ऐसा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसने रंगदारी वसूलने के लिए 4 चोरों की आउटसोर्सिंग की थी। आउटसोर्स किए गए बदमाशों का बैकग्राउंड चोरी का रहा है। यही वजह रही कि रंगदारी के लिए आउटसोर्स किए गए बदमाश यहां भी चोरियों को अंजाम देने लगे। बता दें कि पुलिस चोरी की घटनाओं पर वर्कआउट कर रही थी। उसी दौरान यह रंगदारी गैंग हत्थे चढ़ा जिसकी प्लानिंग अरबों रुपए की जमीन हथियाने की थी। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे आगे आ रहा है थाना गुरुबख्शगंज रायबरेली में एक अभियोग पंजीकृत किया गया अंतर्गत धारा 308 BNS जो एक्सटॉर्शन की धारा है। और घटनाक्रम इस प्रकार है कि सूरज यादव और नीरज पांडे नामक 2 व्यक्ति हैं। इन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र करके नंद किशोर कश्यप यह एक यस इंफ्रा बिल्ड कंपनी है, उसका सिग्नेचरी अथॉरिटी है, और इनके योजना थी कि इनको अपहरण कर करके इनसे जबरिया एक ज़मीन की बैनामा करा लिया जाए लखनऊ में। ये प्रॉपर्टी लखनऊ की है। इस उद्देश्य से सूरज यादव ने गांव में जाकर के इस तरह से उनको अपहरण करने का प्रयास किया। वहीं झांसी में एसएसपी के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में समथर पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक बदमाश युवक पर पहले से ही हत्या जैसे संगीन मामले भी दर्ज हैं। थाना समथर में थानाध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा रात की चेकिंग में एक लड़के को पकड़ा था, जिससे जांच के क्रम में उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक मोटरसाइकिल जो बगैर नंबर की थी, बाद में वो पता चला कि ये चोरी की गाड़ी है, और पूछताछ में उससे एक और गाड़ी बरामद हुई है। तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज उसको गिरफ्तार करके